नमस्कार, मैं मनोज जागलान आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सॉल्यूशन पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे, अंतर्जात एवं बहिर्जात बल। रीट का जो आपका एग्जाम होता है या स्टेट का जो एग्जाम होता है, उन दोनों ही एग्जामों में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप बड़े ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ें। मैंने आपको बताया था पिछली 3 परीक्षाओं में रीट में लगातार इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। बहुत सारी कोचिंग्स में पढ़ाया भी नहीं जाता है क्योंकि ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड लेवल पे ही आता है, लेकिन रीट में विशेष रूप से डाला गया है, तो आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ें। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको अंतर्जात बल कंप्लीट करवाए थे और आज मैं आपको बहिर्जात बल पढ़ाने वाला हूं। बहिर्जात बल होते क्या हैं? सबसे पहले आप देखिए बहिर्जात बल क्या होते हैं। बहिर्जात बल वो बल होते हैं जो पृथ्वी के धरातल पर उत्पन्न होते हैं। कहां उत्पन्न होते हैं? पृथ्वी के धरातल पर। और अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न विसंगतियों को, यानी अंतर्जात बलों ने जो धरातल को ऊपर नीचे किया था, उनको ऊपर वाले भाग को काट के नीचे लाते हैं और वापस धरातल को समतल बनाते हैं। इसलिए इनको समतल स्थापक बल भी कहते हैं। समतल स्थापक बल भी कहते हैं। बहिर्जात बल को क्या कहते हैं? समतल स्थापक बल। ओके भी। बहिर्जात बल को आप अनाच्छादन भी कह सकते हो। अनाच्छादन क्या कह सकते हो? अनाच्छादन। आपको बता दूं, अनाच्छादन जो होता है उसमें क्या आता है? अनाच्छादन में अपक्षय और अपर्दन, अपक्षय और अपर्दन की क्रिया को शामिल किया जाता है। पिछले रीट एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था कि अनाच्छादन क्या होता है, तो याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट की पावर 10,000 है। अनाच्छादन क्या होता है? अपक्षय और अपर्दन दोनों का सम्मिलित रूप अनाच्छादन होता है। अपक्षय का मतलब क्या होता है? चट्टान का अपने ही स्थान पर, चट्टान का अपने ही स्थान पर टूट फूट के गिर जाना, टूट फूट के बिखर जाना, अपने स्थान पे टूट फूट के गिरना, टूट फूट के बिखर जाना, वो होता है आपका अपक्षय। और अपर्दन क्या होता है? कोई कारक आए, चट्टान को काटे और अपने साथ ले जाए, यानी कि ये एक गतिशील क्रिया होती है। ये क्या होती है? गतिशील क्रिया। और अपक्षय आपकी कैसी क्रिया होती है? स्थैतिक क्रिया। अपक्षय आपकी कैसी क्रिया होती है भी? स्थैतिक क्रिया। और अपर्दन आपकी कैसी क्रिया होती है? गतिशील क्रिया होती है। याद रखना इस बात को। अपक्षय स्थैतिक क्रिया है, अपर्दन गतिशील क्रिया है, और इन दोनों को सम्मिलित रूप में अनाच्छादन कहते हैं। आपसे कोई पूछ ले अनाच्छादन है स्थैतिक क्रिया, गतिशील क्रिया, स्थैतिक एवं गतिशील क्रिया, तो आप क्या उत्तर दोगे? अनाच्छादन जो है वो स्थैतिक भी है और गतिशील भी है। मतलब चट्टान को तोड़ता फोड़ता भी है और अपने साथ बहा के भी ले जाता है। अपने स्थान पे चट्टान टूट फूट के गिरे तो अपक्षय होता है, और कारक अपने साथ बहा ले जाए तो अपर्दन होता है। अपर्दन करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? नदी होती है, पवन होती है, हिमानी होती है और सागरीय तरंग होती हैं। इनकी बातें मैं आगे वाली क्लासों में बताऊंगा। आज का हमारा टॉपिक अपक्षय रहेगा भी। ये आगे की क्लास अलग से आएंगी नई साल में, तब आपको ये बातें बताने वाला हूं मैं 2021 में। अभी 2020 में इतना ही बाकी है, ये बता देता हूं। अपक्षय जो है आपका वो क्या है? अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है। और ये भी याद रखना, अपर्दन से पूर्व क्या है? अपक्षय होता है। अपक्षय अपर्दन को आसान बनाता है। अपक्षय अपर्दन के लिए चट्टानों को तोड़ता फोड़ता है, तब भी अपर्दन होता है। अपक्षय जरूरी होता है अपर्दन से पहले, तो आप ये भी याद रखना, अपक्षय अपर्दन से पूर्व की क्रिया है। ओके भी। और आज का मैंने जैसा टाइटल डाला था वहां से शुरू कर देता हूं। अपक्षय क्या है? अपक्षय सबसे पहली बात याद रखना, अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है। स्थैतिक क्रिया है, या आप ये कह सकते हो चट्टानों का अपने ही स्थान पर, अपने ही स्थान पर टूटना फूटना, टूटना फूटना क्या कहलाता है? अपक्षय।
चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। ओके भी, अपक्षय किसके द्वारा होता है? अपक्षय में दो क्रियाएं विशेष रूप से होती हैं। ओके भी, एक आपका होता है विघटन, एक होता है विघटन और एक होता है वियोजन। अब देखो, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, विघटन व वियोजन द्वारा चट्टानों का टूटना फूटना क्या कहलाता है? अपक्षय। नदी पवन द्वारा चट्टान टूटेगी तो वो अपर्दन होगा, विघटन या वियोजन से। अब विघटन क्या होता है? यह एक भौतिक क्रिया होती है, भौतिक क्रिया, और वियोजन एक रासायनिक क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है? रासायनिक क्रिया। आप इसको मोटे शब्दों में समझिए। देखो, आपको एक बात बताता हूं, मरुस्थल में कोई चट्टान है, वो हर रोज दिन में सूर्य के प्रकाश से गर्म होके फैलती है, रात्रि में ठंडी होके सिकुड़ती है, अगले दिन फिर गर्म होके फैलती है, रात्रि में ठंडी होके फिर सिकुड़ती है, अगले दिन फिर फैलती है, फिर सिकुड़ती है। ये प्रक्रिया जब लगातार होगी तो चट्टान जो है उसका बाहरी भाग ढीला हो जाएगा और वो चट्टान टूट के बिखर जाएगी, नीचे गिर जाएगी। आपने देखा भी होगा, राजस्थान में विशेष रूप से कोई पत्थर होता है, उस पत्थर के नीचे जैसा पत्थर होता है वैसी बजरी होती है, बजरी। वो पत्थर टूट के नीचे गिरा होता है, पत्थर चिकना नहीं होता, इसके जाटी के जैसे छोटे होते हैं, ऐसे छोटा सा निकला होता है, खुरदरा होता है। ये जो क्रिया होती है ये विघटन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? विघटन। वियोजन क्या होता है? जैसे आपके लोहे के जंग लगता है, वो रासायनिक अपक्षय से है, वो वियोजन का उदाहरण है। तो आप समझ गए, भौतिक या रासायनिक क्रियाओं के द्वारा चट्टानों का टूटना फूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। भौतिक या रासायनिक क्रियाओं के द्वारा चट्टानों का टूटना फूटना क्या कहलाता है भी? चट्टानों का टूटना फूटना क्या कहलाता है? अपक्षय। क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। तो आप समझ गए बात को, अपक्षय क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूं, अपक्षय जो होता है, अपक्षय की क्रिया तीन प्रकार की होती है, या अपक्षय को आप कह सकते हो कि अपक्षय तीन प्रकार से होता है। यहां आपको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, हमारा जो ये टॉपिक है ये हम रीट और एचटेट के परिप्रेक्ष्य में ही पढ़ रहे हैं। यदि फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चर की बात करें तो बहुत डिटेल से पढ़ना होता है, यहां हम थोड़ी सी बातें करेंगे। सबसे पहला आपका होता है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। ओके भी। दूसरा आपका होता है रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, थोड़ा आप टॉपिक को पढ़ो फिर मैं बताता हूं। तीसरा आपका होता है जैविक अपक्षय। जैविक का मतलब होता है जीव जंतुओं द्वारा किया जाने वाला अपक्षय। ओके भी। तो भौतिक अपक्षय में क्या होगा, अभी मैंने बताया था क्या होगा, विघटन। विघटन, कोई रासायनिक क्रिया नहीं होगी, चट्टान अपने आप टूटेंगी, तो भौतिक अपक्षय होता है। भौतिक अपक्षय में जिन जिन चीजों का योगदान होता है वो देखिए आप। सबसे पहले होता है सूर्य तप का, सूर्य तप का। ओके। उसके बाद आपके होता है तुषार या पाला का। तुषार या पाला के द्वारा भी चट्टानें टूटती हैं। 3 नंबर पे आपके होता है वायु का प्रभाव, और 4 नंबर पे आपके प्रभाव होता है दाब का। ओके भी। इसमें रासायनिक अपक्षय में क्या क्या क्रिया होती है? एक होती है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है भी? ऑक्सीकरण का मतलब होता है वायु की ऑक्सीजन जब रासायनिक क्रिया करके किसी चट्टान को तोड़ फोड़ दे तो वो ऑक्सीकरण होता है। ओके। और एक होती है कार्बोनीकरण। कार्बोनीकरण, इसका मतलब होता है वायु में मिली हुई CO2 जब रासायनिक क्रिया करती है तो उसको हम कार्बोनीकरण कहते हैं। और तीसरी आपकी क्रिया होती है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन,
हाइड्रेशन जो होता है इसका मतलब होता है जल में घुला हुआ या जल में घुली हुई हाइड्रोजन जब रासायनिक क्रिया के द्वारा किसी को अपने में घोल ले या किसी चीज चट्टान को तोड़ दे तो उसको हाइड्रेशन कहते हैं। ओके भी। और इसमें आपके मुख्य रूप से कौन होता है? एक तो होती है वनस्पति। वनस्पति क्या करती है? पेड़ पौधे जब चट्टानों के अंदर अपनी जड़ को डालते हैं और फिर उस जड़ को मोटा करते हैं तो चट्टान टूटती है, उसको क्या कहेंगे? जैविक अपक्षय। इसके अलावा जीव जंतु, जीव जंतु आप समझ तो जैसे चूहा होता है वो चट्टान को कुतरता रहता है, वो भी एक अपक्षय होता है। इसके अलावा जैविक अपक्षय में सबसे ज्यादा अपक्षय जो करता है वो केचुआ करता है। कछुआ नहीं, केचुआ, जो खाद बनाने का काम करता है वो वाला। और एक मानव खुद, मानव आपको पता है हल जोतता है तो भी धरातल चट्टानें टूटती फूटती हैं, वहीं पे गिरती हैं, वो आपका क्या होता है? जैविक अपक्षय। तो ये आपके अपक्षय की क्रियाएं हैं। अब मैं एक एक बात को बताता हूं। सूर्य तप ये सिर्फ उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में कारगर होता है। अभी मैंने आपको बताया था जब कोई चट्टान सूर्य के प्रकाश से दिन में गर्म होके फैल जाए, रात्रि में ठंडा होके सिकुड़ जाए, दिन में गर्म होके फैल जाए, रात्रि में ठंडा होके सिकुड़ जाए, तो इससे चट्टानें जो होती हैं वो धीरे धीरे टूट जाती हैं और बारीक कणों में बदल जाती हैं। जब बड़े बड़े टुकड़ों में बट जाए तो उसको हम कहते हैं पिंड विच्छेदन। आपसे कोई पूछ ले पिंड विच्छेदन किस प्रकार का अपक्षय है, तो ये सूर्य तप द्वारा किया गया भौतिक अपक्षय है। कैसा अपक्षय? भौतिक अपक्षय। लंबे समय तक बार बार चट्टानों के फैलने व सिकुड़ने से चट्टान बड़े बड़े टुकड़ों में विखंडित हो जाती हैं, जिसको हम पिंड विच्छेदन कहते हैं। क्या कहते हैं भी? पिंड विच्छेदन। और इसको हम ब्लॉक विखंडन भी कह देते हैं। ब्लॉक विखंडन मतलब ऐसे अलग अलग टुकड़ों में बन गई। जैसे आपको बताता हूं, हमारे चिकनी मिट्टी होती है और जब गर्मियों में लू चलती है तो लू उस मिट्टी को क्या कर ले, मिट्टी में नमी को सोख लेती है और मिट्टी सिकुड़ जाती है और उससे दरार पड़ जाती है। तो ऐसे ब्लॉक से नहीं बन जाते हैं क्या? ईंट सी बन जाती है। उसको हम पिंड विच्छेदन या ब्लॉक विच्छेदन कहते हैं। ओके भी। और जब कोई चट्टान है उसके छोटे छोटे टुकड़े नीचे गिरे, छोटे छोटे नीचे टुकड़े गिरे, तो उसको कहते हैं कणिका में विच्छेदन। कणिका में विच्छेदन। आपको एक बात बताता हूं, जो मरुस्थलीय भाग होता है उसका धरातल लगातार रेतीला होता जाता है। उसका मूल कारण जो है वो भौतिक अपक्षय ही है। जैसे आप राजस्थान की बात करो तो वहां यही तो बात है कि वहां दिन में धरातल गर्म होके फैलता है, रात्रि में ठंडा होके सिकुड़ता है, तो उसी के कारण चट्टानें टूटती हैं। जिस गांव के नजदीक पहाड़ हो तो आपने देखा होगा शाम को 7-8 बजे पटाखे बजने की सी आवाज आती है और फिर पहाड़ पे से पत्थर गुड़ के नीचे आते हैं। एक तो जो पहाड़ फोड़ने वाले फोड़ते हैं वो अलग बात है, बाकी दिन में कोई पत्थर जो गर्म होके फैला था, रात्रि में जैसे वो सिकुड़ेगा सूरज के छिपते ही, तो उससे वो चट्टान टूट जाएगी और नीचे गिरेगी। वो पिंड विच्छेदन होता है। और आप जैसे धरातल देखो, आपने देखा होगा जैसे हम खेत में कच्चे रास्ते से जाते हैं तो उस कच्चे रास्ते की रेत बहुत बारीक होती है। हम तो ये सोचते हैं कि ट्रैक्टर से हमारे पैरों से वो रेत पिस गई, ऐसा कुछ नहीं है। वहां वनस्पति नहीं होती, इसलिए वो रेत के कण रोज गर्म होकर फैलते हैं, रोज सिकुड़ते हैं, रोज फैलते हैं, रोज सिकुड़ते हैं, रोज फैलते हैं, रोज सिकुड़ते। तो वो रेत का कण जो होता है वो 2 कणों में बदल जाता है, जिससे लगातार रेत बारीक कणों में बदल जाती है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय के कारण ही राजस्थान के मरुस्थल में लगातार रेत की मात्रा बढ़ रही है। इसका एक और उदाहरण बताता हूं। आपने बहुत बार सुना होगा लाठी क्षेत्र।
हमादा मरुस्थल, वहां बालू के टीले नहीं पाए जाते। तो कोई आपसे पूछ ले वहां हमादा मरुस्थल में बालू के टीले क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि वहां चुन्ना पत्थर है, और चुन्ना पत्थर जो होता है उसमें कणों के बीच में जगह होती है, और इसीलिए आप पानी में डालोगे तो पहले बुलबुले निकलेंगे तब पत्थर पानी में डूबेगा। तो उस चुन्ना पत्थर के ऊपर इस तापीय अपक्षय का प्रभाव नहीं होता, और इसीलिए वो चुन्ना पत्थर टूटता नहीं है। इसी कारण हमादा मरुस्थल में रेत के टीले नहीं पाए जाते। ये आपका भौतिक अपक्षय का एक उदाहरण था। जहां तक मेरी बात मैं समझाना चाह रहा था आप समझ गए होंगे। यदि आपको समझ में आई तो बिल्कुल कमेंट करके आप जरूर बताना। हाँ भाई, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि तुषार या पाला। तुषार या पाले की बात बताता हूं। हिमालय क्षेत्र में ये एक चट्टान है, और इस चट्टान के अंदर ये एक दरार है। दरार दरार समझते हो? इसमें दिन में क्या होता है, पानी भर जाता है, बिल्कुल भर गया पानी, और रात्रि को जब यहां बर्फ जमेगी तो ये पानी बर्फ में बदलेगा। आप एक बात नोट करना कि आप बोतल होती है उसको बिल्कुल पूरा पानी से भर के और उसके ऊपर ढक्कन लगा के उसको फ्रिज में रख दो। यदि उसमें पूरी पानी बर्फ में बदल जाएगा तो बोतल फट जाएगी। क्यों? क्योंकि बर्फ को पानी की बजाय ज्यादा आयतन की आवश्यकता होती, ज्यादा जगह घेरती बर्फ। अब रात्रि में जैसे ये पानी बर्फ में बदलेगा, इस चट्टान के ऊपर दरार पड़ेगी, दबाव पड़ेगी, और ये जो चट्टान है इसका ये छिद्र और चौड़ा हो जाएगा, ऐसे और चौड़ा हो जाएगा। अगले दिन ये दरार जो वो और चौड़ी होगी और ज्यादा पानी भरेगा, अगले दिन और ज्यादा, और एक समय ऐसा आएगा जब ये चट्टान यहां से टूट जाएगी। और इस क्रिया को हम तुषार या पाला का प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं भी? तुषार या पाला का प्रभाव कहते हैं। ऐसा प्रभाव कहां पड़ता है? शीतोष्ण या शीत कटिबंध में, क्योंकि बर्फ जमेगी वहीं पे ऐसा प्रभाव होगा, नहीं तो ऐसा प्रभाव होगा ही नहीं। ये जो प्रभाव होता है भी, ये किसका प्रभाव होता है? ये आपका भौतिक अपक्षय होता है, और ऐसा शीत क्षेत्रों में विशेष रूप से होता है। ओके भी, अब आप वायु और दाब की बात कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूं वायु और दाब से क्या होता है। क्या होता है, रेगिस्तानी भागों में जब चट्टानों के ऊपर वाला भाग ढीला हो जाता है तो पवन उससे आके टकराती है और उस ढीले भाग को ऐसे उतार के नीचे गिर देती है, और इस क्रिया से कई बार चट्टानों से प्याज के छिलके उतरते हैं। ऐसे छिलके उतर जाते हैं, प्याज के छिलके उतरते हैं, ऐसे क्या हो जाते हैं? छिलके उतर जाते हैं। ऐसा विशेष रूप से कब होता है मैं बताऊं? जब कोई चट्टान है उसमें अलग अलग खनिज है, और एक खनिज के फैलने सिकुड़ने की गति ज्यादा है, एक की कम है, तो दोनों अलग अलग गति से फैले सिकुड़ेंगे तो उन दोनों के बीच में दरार हो जाएगी, और फिर वहां से वो ऊपर वाला जो भाग है वो अलग हो जाएगा। इस प्रकार के अपक्षय को क्या कहते हैं? अपसल्कन। क्या कहते हैं भी? इसको अपसल्कन कहते हैं, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओनियन अपक्षय। ओनियन अपक्षय। आपसे कोई पूछ लिया जाए ओनियन अपक्षय किसका उदाहरण है, तो आप बताओगे ओनियन अपक्षय ताप व वायु का प्रभाव है। किसका प्रभाव है भी? ताप व वायु का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? ताप व वायु का। इसमें इतनी काम की बात है, ओनियन अपक्षय किसका उदाहरण है? वायु या ताप का। मरुस्थल में लगातार बालू के कणों का बारीक होना किस प्रकार का अपक्षय? भौतिक अपक्षय है। ओके, चट्टानों के प्याज की तरह छिलके उतरना किस प्रकार का अपक्षय? भौतिक अपक्षय है। किस प्रकार का अपक्षय? भौतिक अपक्षय। और देखो इसकी भी एक बात बताता हूं, दाब और वायु का क्या होता है। जब कोई चट्टान है और इसका ऊपर वाला भाग जो है वो दबाव हटने के कारण, इससे ऊपर से यदि चट्टान हट जाए तो ये फैलेगा और ये ढीला हो जाएगा, और फिर इसको हवा अलग कर दे तो इसको कहते हैं चादरी विभाजन। क्या कहते हैं? चादरी विभाजन। लेकिन ये आपके काम की बात नहीं है। रीट लेवल पे एक तो ये याद रख लेना, अपसल्कन या ओनियन अपक्षय किसका प्रभाव है? वायु व ताप का। और कौन से प्रकार का अपक्षय? भौतिक अपक्षय। मरुस्थल में रेत का लगातार बारीक होना कौन सा अपक्षय है? भौतिक अपक्षय। और पिंड विच्छेदन, ब्लॉक विखंडन कौन सा अपक्षय? भौतिक अपक्षय। कणिका में विच्छेदन कौन सा अपक्षय है? भौतिक अपक्षय। ओके,
इसके बाद आप आइए रासायनिक अपक्षय में। रासायनिक अपक्षय में क्या होता है, ये इधर वाला मिटा देता हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम रासायनिक अपक्षय की बात करेंगे। रासायनिक अपक्षय की यदि आप बात करो तो रासायनिक अपक्षय में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब O2, CO2 और जल वाष्प रासायनिक क्रिया के द्वारा, O2, CO2 व जल वाष्प रासायनिक क्रिया के द्वारा किसी चट्टान को तोड़ देते हैं तो उसे रासायनिक अपक्षय कहते हैं। सबसे पहली हमारी जो क्रिया है वो ऑक्सीकरण है। क्या है? ऑक्सीकरण। देखो, जब जल एवं, जल की बात कर रहा हूं, जब जल एवं आर्द्र वायु, जल एवं आर्द्र वायु, चाहे तो पानी हो चाहे आर्द्र वायु, क्योंकि पानी में भी ऑक्सीजन होती है और आर्द्र वायु, नमी वाली वायु में भी ऑक्सीजन होती है। जब जल या आर्द्र वायु कौन सी चट्टान से मिले? लोह युक्त चट्टान से। इसका मतलब है ऐसे पत्थर से, ऐसी चट्टान के संपर्क में आए जिसमें लोहा है, तो वो लोहा जो है, वो लोहा इससे रासायनिक क्रिया करके उस लोहे के जंग लग जाएगा, लोहे के जंग लग जाएगा, और इस क्रिया से वो जो चट्टान है उससे जो लोहा युक्त चट्टानों के कण है वो नीचे गिर जाएंगे, जैसे लोहे के जंग लिख के नीचे गिरता है। ऐसी क्रिया मुख्य रूप से कहां होती है? उष्ण आर्द्र भागों में, उष्ण एवं आर्द्र भागों में, या उपोष्ण एवं आर्द्र भागों में। बात समझ में आई क्या? लोहे के जंग लगना या लोहा जो होता है, लोहा के अंश जो होते हैं उनका ऑक्साइडों में बदल जाना, कौन सा अपक्षय होता है? रासायनिक अपक्षय। और ये किसका उदाहरण होता है? ऑक्सीकरण का। किसका उदाहरण होता है? ऑक्सीकरण का। अब एक बात और बताता हूं आपको, कौन सी? ये चुन्ना पत्थर है। चुन्ना पत्थर में आप शुद्ध जल, यदि ये शुद्ध जल के संपर्क में आएगा तो चुन्ना पत्थर पानी में नहीं पिघलेगा, और यदि उस पानी में कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, तो ये चुन्ना पत्थर जो आपका है ये पानी में घुल जाएगा। तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो, जब जल में घुली हुई CO2 अपने संपर्क में आने वाले खनिजों को कार्बोनेट में बदल देती है, जल में घुली हुई CO2 अपने संपर्क में आने वाले खनिजों को कार्बोनेट में बदल देती है, तो उस क्रिया को कार्बोनीकरण कहते हैं। चुन्ना पत्थर शुद्ध जल के संपर्क में आने पर नहीं पिघलता है, जबकि जिस जल में CO2 होती है उसके संपर्क में आने से पिघल जाता है, और उससे आपके, जैसे आपने देखा होगा मकान के नीचे जो लूनी लग जाती है, वो प्रक्रिया यही होती है भी। तो इस प्रकार चट्टानों का टूटना फूटना क्या कहलाता है? कार्बोनीकरण। और हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन क्या होता है उसको भी आप देख लीजिए। जैसे कोई चट्टान जल के संपर्क में आती है या जल में घुली हुई हाइड्रोजन के संपर्क में आती है, तो वो उसके साथ रासायनिक क्रिया करके उसको क्या कर देती है? तोड़ देती है, और उस क्रिया को हम हाइड्रेशन कहते हैं। यदि बहता हुआ पानी किसी चट्टान को तोड़ के अपने साथ ले जाए तो वो अपर्दन होता, वो अपक्षय नहीं होता। लेकिन पानी चट्टान के संपर्क में आए, वो चट्टान फूल जाए, जैसे नमक फूल जाता है, ऐसे फूल के बिखर जाए, तो उसको हम हाइड्रेशन की क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे भी? हाइड्रेशन की क्रिया। और इस प्रकार आपके रासायनिक अपक्षय की बात समझ में आ गई होगी। रासायनिक अपक्षय का मतलब क्या होता है कि हवा में या जल में घुली हुई ऑक्सीजन, CO2 या जलवाष्प जब किसी चट्टान के साथ रासायनिक क्रिया करके उसका वियोजन कर दे, उसको तोड़ फोड़ दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रासायनिक अपक्षय। लोहे के जंग लगना रासायनिक अपक्षय का उदाहरण है। दीवार के नीचे जो आपकी लूनी लगती है वो रासायनिक अपक्षय का उदाहरण है। ओके भी। चुन्ना पत्थर, जिप्सम पानी के नमी के संपर्क में आके फूल जाती है, छत से नीचे गिर जाती है, वो रासायनिक अपक्षय का उदाहरण है। और इधर जैविक अपक्षय में आप बात समझ गए होंगे। जैविक अपक्षय का मतलब होता है जीव जंतुओं द्वारा किया जाने वाला अपक्षय। इसमें एक ही काम की बात है कि जैविक अपक्षय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? केचुए का होता है। किसका होता है भी? केचुए का। ये आपके लिए आज की बातें थी।
आपको बता देता हूं, जो बच्चे हरियाणा से हैं उनके लिए भागीरथ एकेडमी में लगातार ऑफलाइन क्लासें चल रही हैं, और जो बच्चे राजस्थान से हैं तो उनके लिए झुंझुनू में लगातार आपकी 4 जनवरी से नियमित कक्षाएं चलेंगी। जो बच्चा जहां ज्वाइन करना चाहे वहां ज्वाइन कर सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।